Welcome to all in the chemistry lecture 4 of class 12th solutions। बच्चे अभी तक हम लोगों ने हेनरी लॉ तक कंप्लीट किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वहाँ तक अच्छे से टॉपिक्स के नोट्स बनाए होंगे प्लस अच्छे से सॉल्व किए होंगे उसके न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग इस वीडियो में राउल्ट्स लॉ के बारे में और वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जो बच्चा पहला टॉपिक है हमारा, दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए देखो, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, राइट। और सॉल्यूशन की जो फिज़िकल स्टेट होती है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट का नेचर क्या है, राइट। अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड है। मतलब फिज़िकल स्टेट अगर सॉल्यूशन की लिक्विड है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। और सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, राइट। अब बेटा हम लोग अपना फर्स्ट टर्म समझते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर मैं किसी एक क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड लेती हूँ जो कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब है कि उसके वेपर्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। अब जैसे ही मैं इस लिक्विड को इस कंटेनर के अंदर लेती हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, जिसमें जो लिक्विड होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। साथ ही साथ जो वेपर्स बन रहे हैं वो आपस में और इन दीवारों से कोलाइड कर कर या सरफेस से कोलाइड कर कर वापस से कंडेंस हो जाएंगे, राइट। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पे जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मूव करेगा, डायनामिक है, रुका हुआ नहीं है, डायनामिक मोशन हो रहा है। उस समय बेटा जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है उस टाइम जो वेपर्स होते हैं जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है उस टाइम जो वेपर्स प्रेशर लगाएंगे सरफेस पर उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब वेपर प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड कैसा है। अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर भी उस केस में ज़्यादा बनेगा क्योंकि वेपर ज़्यादा क्रिएट होगा, राइट। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड का नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे हम लोग वेपर प्रेशर को मेज़र कर रहे हैं। अब आपका सेकेंड टॉपिक है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन तो लिक्विड है लेकिन अब जो हमने सॉल्यूट लिया है वो भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, और दोनों ही वॉलेटाइल हैं, दोनों के ही वेपर्स क्रिएट होंगे। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट ने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले कंडीशन है राउल्ट्स लॉ की कि राउल्ट्स लॉ उन सॉल्यूशंस पे वैलिड होगा जो सॉल्यूशंस आइडियल होंगे। आइडियल का मतलब है, अभी आप इतना समझिए, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि जिन सॉल्यूशंस में कोई भी सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा। मतलब जैसे मैं NaCl लेती हूँ तो NaCl पानी में जाके क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, तो उस पर राउल्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो सॉल्यूशन लेना है जिनमें कोई भी एसोसिएशन ना हो, डिसोसिएशन ना हो, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। तो राउल्ट्स ने एक लॉ दिया जो कि बोलता है कि किसी भी गैस का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, किसी भी गैस का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन से जो उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब ऐसा समझिए बेटा कि
जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का, लाइक ए, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो ए और बी में जो ए कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर बेटा अगर दो गैसेस हैं तो दो गैसेस में एक के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो पार्शियल प्रेशर जो ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जितना उसका मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो पी नॉट ए। अब पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है बेटा, अगर मैं इस ए को अकेले लेती, मतलब कंटेनर के अंदर सिर्फ क्या होता, सिर्फ ए कंपोनेंट होगा। अगर ए कंपोनेंट होता उस टाइम जो ए के वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे होंगे सरफेस पर वो पी नॉट ए से इंडिकेट किया है, राइट। और पी ए क्या है? पी ए है बेटा जब इसमें बी भी प्रेजेंट है, दोनों है ए और बी। इस टाइम ए प्लस बी जब है तब वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे पी ए, ठीक है। तो पी नॉट ए प्योर कंपोनेंट हो, और पी ए तब बोलेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स हैं ए बी और बी बी, क्योंकि यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चा पी ए किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स ए। देखो राउल्स का हम दो तरीके से स्टेटमेंट बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे पी ए, तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो पी नॉट ए, राइट। अब दूसरा तरीका है बेटा इसी को बताने का, दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, जैसे ए और बी था, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स थे, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जैसे मैं पी ए की बात करूं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जैसे अभी पीछे लिखा था पी नॉट ए प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन। तो दूसरा तरीके से हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर दो कंपोनेंट्स में एक का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं ए और बी, राइट। अब इस तरह बेटा दो हम इक्वेशंस बता सकते हैं कि पी ए, अगर हम ए कंपोनेंट की बात करें तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और बी की बात करेंगे तो पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? गैसेस में, देखो क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही वॉलेटाइल है, ए भी वॉलेटाइल है और बी भी वॉलेटाइल है, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा ए का भी बी का भी, तो उसको टोटल प्रेशर बोला है जो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के। पी ए यहाँ से पुट कर दो पी नॉट ए एक्स से, और पी बी यहाँ से पुट करो पी नॉट बी एक्स बी। हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे बेटा एक्स मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर तीन कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1, तो अगर दो कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन सारे कंपोनेंट्स का सम 1 के इक्वल होता है, राइट। अब बेटा यहाँ से अगर मैं एक्स ए निकालूंगी तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब मैंने इसको एक्स ए की वैल्यू को 1 माइनस एक्स बी को हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करा, तो यहाँ पे बेटा एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट करा, तो यहाँ से पी टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन बी की टर्म्स में आया, यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन नहीं है एक्स ए, तो बेटा P इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टोटल प्रेशर का। ये टोटल प्रेशर किसका है बेटा? A और B, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं A और B वॉलेटाइल है, और उनका जो वेपर प्रेशर उस टाइम लग रहा है दोनों का, उसको हमने P से इंडिकेट किया, राइट। अब बेटा इस इक्वेशन से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं? इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है हम एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B का है, तो टोटल प्रेशर को हम एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं, राइट। और टोटल वेपर प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है B के,
देखो ये दोनों टर्म्स, ये तीनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। लेकिन मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन से लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है। मैं ये अभी ग्राफ से समझाऊंगी आप लोगों को। और तीसरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन का हमने जिक्र नहीं करा है एक्स ए, तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को वेरी करेंगे। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन क्योंकि इस टर्म में नहीं है, तो ए के मोल फ्रैक्शन को हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उससे पार्शियल जो टोटल प्रेशर है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छे से समझना आप लोग। ये है क्या बेटा, देखो ये ग्राफ है जिसमें हमने जैसे अभी मैंने दो इक्वेशंस बोली हैं आप लोगों को, वो दो इक्वेशंस थी बेटा। पहली इक्वेशन थी कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, दो इक्वेशंस पढ़ी। अब दोनों का अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ए का और बी का, दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ग्राफ इस तरह मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने सिर्फ ए की बात करी है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, राइट, जहाँ पे एम स्लोप होता है, y और x एक्सिस है और c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब जो y एक्सिस पे जितना काटता है, y एक्सिस पे जो ग्राफ काटता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये इंटरसेप्ट है बच्चा, ठीक है। अब बेटा मैं फर्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए है, यहाँ पे c नहीं है तो उसको जीरो मान लेते हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो बेटा अगर मैं एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखती हूँ, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने इस एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ए का लिया है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिया है, राइट। तो बच्चा मैं यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ए का जीरो करती हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ए का अगर जीरो करूँगी तो पार्शियल प्रेशर ए के किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सपोज इस तरह मान लो आप लोग, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ। तो यहाँ पे बेटा ए का मोल फ्रैक्शन जीरो है, तो यहाँ पे ग्राफ ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू बढ़ाती जाऊँगी, वैसे वैसे जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा ए का, वैसे वैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ए बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो ग्राफ में यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, राइट, और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, तो 0 से 1 इस तरह हमने रिप्रेजेंट करा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा ए का। और यहाँ पे बेटा जब पूरा मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन 1 मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, देखो एक्स ए की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखोगे तो पी ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए के, तो इस पॉइंट को हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम बेटा अगर मैं बी की बात करूँ, अब इस ग्राफ को मत देखो चाहे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू जीरो लेंगे तो पी बी कितना है, जीरो, तो यहाँ पे पी बी जीरो हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं एक्स बी बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है, तो बेटा इस तरह ये ग्राफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ा। और यहाँ पे जब एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 1, तो वहाँ पर पी ए किसके बराबर, पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के, तो यहाँ पे बच्चा हम क्या लिखेंगे, पी नॉट बी, ठीक है। क्योंकि B का देखो लाइन थोड़ा ऊपर बनाया है, क्योंकि B ज़्यादा वॉलेटाइल माना है मैंने इन कंपैरिजन टू A का ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा इन कंपैरिजन टू B। अब बेटा अगर ये तुम ये वाली इक्वेशन अगर देख रहे हो, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं XB की वैल्यू 0 रख दूंगी, ठीक है, या XB मानो, XB की वैल्यू सपोज मैं टोटल प्रेशर बात कर रही हूँ, तो टोटल प्रेशर में मैंने XB की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं XB की वैल्यू 1 रखूंगी तो पी नॉट ए से पी नॉट बी कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट ए से पी नॉट ए, और P की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी नॉट ए के, राइट। तो बच्चा यहाँ से मतलब एक बार मतलब दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे हम लोग को, एक फर्स्ट पॉइंट आ गया, एक सेकेंड पॉइंट आ गया, ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो यहाँ पर टोटल प्रेशर आ जाएगा। मतलब गैस का जो दोनों कंपोनेंट्स को जब ऐड करा है, ए को और बी को, तो हर पॉइंट पे हम टोटल प्रेशर बता सकते हैं गैस का, कि टोटल प्रेशर कितना है, मतलब दोनों ए और बी कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो
इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए पी नॉट ए के बराबर है, जब एक्स बी की वैल्यू एक्स ए की 0 मतलब 0 से 1 वेरी कर सकती है तो पी नॉट ए मैक्सिमम 0 मिनिमम। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर किस तरह लिख सकते हैं बेटा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट, तो प्योर कॉम्पोनेंट्स के बीच में वेपर प्रेशर लाई करता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू बेटा इस चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन करा क्योंकि पी नॉट बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वॉलेटाइल ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इतना करते हैं आज। थैंक यू।